वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है दामिनी, एक माँ। दामिनी अपने ही ख्यालों में डूबी थी। सामने रखी हुई चाय कप की ठंडी हो चुकी थी। कल तक जिस घर में हंसी मजाक ठहाकों की आवाज़ें गूंजती थी, रसोई खुशबू से तर रहती, कहीं बेटी की साड़ियाँ बिखरी होती तो कहीं सलवार कमीज, कभी कौन सी फिल्म देखने जाना है इस पर भारी डिस्कशन होता, तो कभी अगली छुट्टियों की प्लानिंग। पर आज पूरे घर में गहरी चुप्पी थी। दामिनी के कानों में अचानक बेटी और नातिन की आवाज गूंजने लगी, पर नजर उठाकर देखती तो साए साए करता उदास घर खाने को दौड़ रहा था। गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था चारों ओर, ठीक दामिनी के अंतर्मन की तरह। दामिनी ने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। बालकनी में टहलते हुए दामिनी ने नीचे देखा। बगीचे में खेलते हुए बच्चों को देखकर फिर रितु की याद आ गई। एक हुक सी उठी भीतर से, जो उसकी आंखें भिगो गई। बिल्कुल रितु पर गई है कृति। हाँ, रितु भी तो इतनी ही थी जब उसकी गोद में आई थी। वक्त पंख लगाए कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। दामिनी बालकनी में रखी आराम कुर्सी पर आंखें मूंद कर बैठ गई। क्या दीदी, आपने चाय भी नहीं ली? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सरिता ने कंधे पर हाथ रखते हुए अपना तब से पूछा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, दामिनी अचकचा कर बोली। दूसरी चाय बना दूं दीदी? दामिनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है दीदी, लगता है आपको रितु की याद आ रही है। सरिता सालों से दामिनी के पास काम करती थी, भली भांति जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। अरे नहीं रे, दामिनी ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। बेटी तो होती ही पराया धन है। मैं तो खुश हूँ, ऐसा योग्य दामाद और नातिन का सुख मिला है मेरे भाग्य में। मैं तो अगर दिया लेकर ढूंढती तब भी ऐसा दामाद ना ढूंढ पाती। यह तो रितु की किस्मत है कि उसे ऐसा होनहार, व्यवहार, नेक दिल जीवन साथी मिला। चल थोड़ी सी कॉफी बना दे। सरिता को कॉफी का कहकर दामिनी अपने बेडरूम में आ गई। तकिया लेकर लेटी तो बंद आंखों के सामने अतीत चलचित्र की भांति जाग उठा था। यह बात तब की है जब मैं बीए फाइनल में थी कि एक दिन पापा ने आकर कहा, कल विक्रम के मम्मी पापा आ रहे हैं तुम्हें देखने, दामिनी तुम घर पर ही रहना। अचानक शादी की बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैं अभी आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनने की तमन्ना मन में थी, पर जब पापा से कहा तो दो टूक जवाब सुना दिया। देखो दामिनी, मैं तुम्हारे कुछ बनने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। फिर तुम्हारे पीछे छोटी भी तो है। अपनी नौकरी रहते मैं तुम दोनों के हाथ पीले कर देना चाहता हूँ। भगवान ने बेटा तो दिया नहीं, समय रहते मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। विक्रम अच्छे खाते पीते घर का लड़का है। वो तो तुम सुंदर हो इसलिए बात बनी है, वरना उसके घर लड़की वालों की लाइन लगी है। पापा मुझे समझा रहे थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे सपने चूर चूर हो गए थे। बहुत रोई थी उस दिन मैं। मुझे याद आए बचपन के वे दिन जब पापा मुझे राजकुमारी कहकर बुलाया करते थे। हम दो बहनें ही थी, पर पापा ने कभी हमें बेटे से कमतर नहीं माना था। पर आज पापा अक्सर कहते थे, देखना मेरी होनहार बेटियां मेरा नाम दुनिया में रोशन करेंगी। मैं इन्हें आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा। लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर जब ये जाएंगी तो दुनिया देखती रह जाएगी। पर मम्मी जाने के बाद पापा बिल्कुल बदल गए। हमेशा हंसते रहने वाले पापा का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होने की भी बहुत जल्दी थी। उन्हें लगता कहीं मेरी भी असमय मौत हो गई तो शायद ये भय उनके डिप्रेशन का कारण बन गया और लील गया हमारे तमाम सपनों को। मैंने और छोटी बहन सविता ने बहुत कोशिश की, पर पापा को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाए। अब तो घर में वही होता जो पापा कह देते। जिस दिन विक्रम अपने मम्मी पापा के साथ मुझे देखने आए, उसी दिन मेरी और विक्रम की सगाई तय हो गई और परीक्षाएं खत्म होते ही शादी। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। वैसे विक्रम मुझे भी पसंद आया। लंबा कद, गौरवर्ण और उसका शायराना अंदाज। अब मेरे सपनों में था विक्रम और सिर्फ विक्रम। मेरी पापा से सारी शिकायतें भी रफा दफा हो गई थी। मुझे विक्रम से इश्क हो गया था। सच लड़कियां भी अजीब होती हैं। उनकी जिंदगी में इश्क का मौसम आते ही वह सब कुछ ड्रॉप कर देती हैं। सारे सपने, ख्वाहिशें, तमन्नाएं कर देती हैं प्रेम के हवाले। आई एम इन लव, इस एक वाक्य के सहारे वो सब कुछ छोड़कर उस शख्स के साथ जुड़ जाती हैं, सपनों के रंगीन आसमान में, जिसे कल तक वो जानती तक नहीं थी। एक शख्स के मिलते ही नए सपने परवान चढ़ने लगते हैं। इंद्रधनुष ख्वाहिशें नए सिरे से जिंदगी की फलसफा तय करने लगती हैं।
पूरी दुनिया को उसी नज़र से देखने लगती हैं जिन आंखों से उसे खुद के लिए प्यार दिखाई देता है। शादी के बाद ठीक ऐसा ही हाल मेरा भी था। विक्रम को देखकर दिन शुरू होता तो विक्रम को देखकर रात। मैं वही पहनती जो विक्रम को पसंद था, वही करती जो विक्रम को पसंद आए। मेरी सोच विचार सब पर विक्रम का कब्जा था। विक्रम के प्यार का जादू मेरे सर चढ़कर बोल रहा था। मेरी जिंदगी विक्रम से शुरू होकर उसके आगे पीछे लट्टू की तरह नाच रही थी। शादी के महीने भर बाद हम हनीमून मनाने गोवा चले गए। समंदर की लहरें, खुशनुमा माहौल, पींगे भरता इश्क, गीली रेत पर निशान छोड़ते कदम, बाहों में बाहें और आंखों में आंखें डाले एक दूसरे का साथ। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा था जो मुझे हलवे के बीच किरकिरी का एहसास करवा रहा था। हनीमून के दौरान मैं समझ गई थी कि विक्रम को काफी गुस्सा आता है। एक तरफ उसकी जिंदा दिली मन मोह लेती तो दूसरी तरफ उसका गुस्सा मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर देता। बात बात पर रोकना टोकना विक्रम की आदत थी। पल में तोला पल में माशा। विक्रम का बर्ताव मेरे सामने बहुत से सवाल खड़े कर रहे थे, पर किससे कहती, क्या कहती। 10 दिन गोवा में बिताकर हम इलाहाबाद लौट आए थे। धीरे धीरे मेरी समझ में आ गया था कि विक्रम जिद्दी, क्रोधी और गुस्सैल स्वभाव वाला मनमौजी इंसान था। उसके लिए वही सही था जो उसने कहा। किसी और की बात सुनना मानना उसे गवारा नहीं था। मैं सब कुछ जान गई थी, पर मैंने सोचा मैं अपने प्यार से विक्रम की बुराइयों को अच्छाइयों में बदल दूंगी। बस इसी प्रयास में मैं उलझती चली गई। मेरा समझाना विक्रम को हमेशा उपदेश ही लगता। वो झल्लाकर चीख पड़ता। पूरे परिवार में मुझे सबके सामने बार बार अपमानित होना पड़ता। मेरी टीस मेरी आंखों से पानी बनकर बरसती, पर इससे कहाँ कुछ बदलने वाला था। दीदी कॉफी, सरिता ने लाइट जलाते हुए कहा। बाहर गहरा अंधेरा हो गया था, ठीक मेरे जीवन में छाए अंधेरे की तरह। पर रात को ज्यों चंद्रमा अलौकिक करता है, ऋतु भी रोशनी बनकर आई थी मेरी जिंदगी में। कॉफी पीते हुए यादों के पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे थे मेरे सामने। शादी के 2 साल बाद विक्रम का तबादला दिल्ली हो गया। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम सबके सामने जलील तो नहीं होना पड़ेगा। विक्रम की आदतें यहाँ भी ज्यों की त्यों ही रही। हर बात, हर चीज में मीन मेघ निकालना, चिल्लाना, अपनी टांग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर ऊपर रखना उसके स्वभाव का हिस्सा ही था। मैं लाख कोशिश करती, पर विक्रम किसी बदले के लिए तैयार ही नहीं था। कभी कभी मेरा मन करता कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर, बहुत दूर। पर कहाँ? यह ऐसा प्रश्न था कि जिसका जवाब नहीं था मेरे पास। परंपरा की बेड़ियों में जकड़ा मेरा मन डोली में आने वाली सिर्फ अर्थी पर ही वापस जाती है कि आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। दिन महीने साल यूं ही गुजरते जा रहे थे। धक्का मुक्की करते हुए सांसें चल रही थी। मेरा मोम दिल पत्थर होता जा रहा था। मुझे सब कुछ सहने की आदत सी हो गई थी, फिर चाहे वह शब्दों के तीर हो या कुछ बोलने की एवज में मिलने वाला तमाचा। शादी को 4 साल बीत गए थे, पर मेरी गोद सोनी ही रही। विक्रम को एक और बहाना मिल गया था मुझे अपमानित करने का। भगवान भी न जाने किन कर्मों का फल दे रहा था। डॉक्टर ने तो सब कुछ नॉर्मल ही कहा था, पर हारे हुए ज्वारी की तरह चुप रहना ही मेरी नियति बन गई थी। कॉफी खत्म कर टहलते हुए याद आया वो दिन। उस दिन आँख खुली तो लगा नीचे काफी शोर हो रहा है। मैंने बालकनी से देखा, पर नज़ारा समझ नहीं आया तो फिर नीचे चली गई। पुलिस भी थी। पता चला कि किसी टैक्सी वाले की टैक्सी में कोई अपनी 1 साल की बेटी को छोड़ गया था। बच्ची उस भीड़ को देखकर लगातार रो रही थी। सब उस मासूम से तरह तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन वो उन सब अजनबियों को फटी फटी आंखों से देखती और फिर रोना शुरू कर देती। पुलिस अपनी पूछताछ कर रही थी। टैक्सी वाला अपनी अलग ही कहानी कह रहा था। लोगों के कयास जारी थे। कोई माता पिता के बोलने की बात कहता, कोई जानबूझकर छोड़ देने की, कोई बेपरवाही के अन्य किस्से सुना रहा था, तो कोई भगवान की लीला बता रहा था। पर किसी को बच्ची की परवाह थी ऐसा नहीं लग रहा था। मैंने आगे बढ़कर बच्ची को गोद में ले लिया और फिर पास ही की पान की दुकान से टॉफी और बिस्किट खरीद दिए। बच्ची थोड़ा सा स्नेह पाकर चुप हो गई। मेरी ममता मुझे मजबूर कर रही थी। मैं लगातार उसके सर पर हाथ फिराती रही। पुलिस ने अपनी कार्रवाई समाप्त की और मेरी गोदी से बच्ची को लेने लगी। मैं जैसे ही बच्ची उन्हें सौंपने लगी, वो फिर से रोने लगी। अब मेरी ममता अपने चरम पर थी। मैं उसे रोते हुए नहीं देख पा रही थी।
फूल सी नन्ही जान मेरी गोद से नीचे नहीं उतरना चाहती थी। उसने मेरी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ रखा था। मेरे भीतर की माँ ने बिना विक्रम की परवाह कहा, जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ? पुलिस वालों को तो जैसे बला टली, क्यों नहीं, जब इसके माँ बाप मिल जाएंगे हम इसे ले जाएंगे। मेरा नाम पता नोट कर पुलिस ने अपनी राह पकड़ी और मैंने अपनी। मैं बच्ची के सर पर हाथ फिराते उससे बातें करते जब घर के दरवाजे पर पहुंची तो होश में आकर ठिठक गई। विक्रम दरवाजे पर ही खड़ा था। विक्रम, मैं बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई है। बुरी तरह रो रही थी तो मैंने किसी तरह थूक निकलते हुए मैंने कहा। विक्रम पांव पटकते हुए भीतर चला गया। आने वाले तूफान का अंदाजा हो चुका था मुझे, पर अब क्या, तीर तो तरकस से निकल चुका था। विक्रम पता नहीं क्या सलूक करती पुलिस इस मासूम के साथ, इसलिए इसे अपने साथ ले आई। क्यों, ठीक ही किया ना मैंने। कहते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी, बदन सूखे पत्ते की भांति कांप रहा था। हाँ, बड़ा पुण्य का काम किया, ना जात का पता ना धर्म का, पता नहीं किसका पाप है, बस ले आई गोद में उठाकर। घर पर ही पड़ा था मैं, पूछने तक की जहमत नहीं उठाई तुमने, बहुत चर्बी चढ़ने लगी है आजकल। मुनमुनाते हुए विक्रम ऑफिस चला गया। 4 दिन तक लड़की के माँ बाप का कोई पता नहीं चला। विक्रम रोज मुझसे लड़ता, लड़की को पुलिस के हवाले करने की बात कहता या फिर अनाथालय में छोड़ने की रट लगाता, पर मुझे अपनी ममता की पुकार के आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विक्रम की हर बात पर मैंने चुप्पी का ब्रह्मास्त्र रख दिया था। मेरी चुप्पी उसके गुस्से की ज्वाला में घी का काम कर रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके विक्रम से पूछा, विक्रम, क्यों ना हम इस बच्ची को हम गोद ले लें? प्लीज विक्रम, मना मत करना। बिफर गया था विक्रम मेरी बात सुनकर। जाने कितनी जली कटी बातें सुनाई थी उसने मुझे, और फिर अपना फैसला सुनाते हुए बोला, देखो दामिनी, किसी और के पाप को मैं अपने गले की घंटी हरगिज़ नहीं बना सकता। मैं 3 दिन के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँ तो ये पाप का लथेड़ा मुझे यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, वरना ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। दहाड़ता हुआ विक्रम चला गया। यह सुनकर अंदर तक कांप गई थी मैं। अजीब कश्मकश थी। एक तरफ जिद्दी झगड़ालू पति था तो दूसरी ओर थी फूल सी मासूम बच्ची जो अब मुझे मेरे वजूद का हिस्सा लग रही थी। बहुत उलझन भरे थे वो 3 दिन। मैं उस मासूम सी बच्ची को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मेरी ममता का वेग इतना अधिक था कि मेरी छाती में दूध उतर आया था। न जाने किस भाववेश से मैं उसे दूध पिलाने लगी थी। भगवान ने मेरे लिए अनमोल तोहफा भेजा था। मेरी मन्नतें, प्रार्थनाएं, व्रत, उपवास सब पूरे हो गए थे। फिर भला कैसे छोड़ दूं डूबते नैया की इस पतवार को? क्या पति नामक जीव इतना जरूरी है जिंदगी में कि उसके बिना जिया भी न जा सके? क्या उसके लिए मैं अपनी ममता का गला घोट दूं? क्या मंगलसूत्र और सिंदूर की बेड़ियों में जकड़ी नारी का पति से अलग कोई व्यक्तित्व नहीं? क्या गुस्सेल पति की गालियां खाने से अच्छा ममता के समंदर में गोते लगाना नहीं है? ये सवाल लगातार मेरा आत्ममंथन कर रहे थे। सवालों के चक्रव्यूह में उलझते निकलते 2 दिन बीत गए थे। अजनबी मासूम बच्ची और अपने पति विक्रम में से मुझे किसी एक को चुनना था, वो भी विक्रम के लौटने से पहले। आखिर बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला लिया कि मैं ना तो इसे पुलिस के हवाले करूंगी, ना ही इसे अनाथालय भेजूंगी। पत्नी बनकर बहुत जी ली, अब माँ बनकर जीने की इच्छा और दृढ़ निश्चय ने मुझे जोर से भर दिया था। मैंने अपना सामान बांधा, जेवर और पैसे भी रख लिए। मैं जानती थी जब तक कोई स्थायी इंतजाम और नौकरी नहीं मिलती, इन्हीं रुपयों से काम चलाना होगा। विक्रम के नाम मैंने एक छोटा सा खत छोड़ दिया। विक्रम, मैं जा रही हूँ, पत्नी बनकर जी ली। मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी कोई खास जरूरत होगी। आज इस मासूम को मेरी जरूरत है। तुम इसे अपना नहीं सकते और मैं इसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए जा रही हूँ। माँ बनकर जीना चाहती हूँ। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लेना, मैं कभी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊंगी। मुझे जीने का मकसद मिल गया है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। दामिनी। इसके बाद दिल्ली से दूर महाराष्ट्र के इस छोटे से कस्बे में आ गई। अब सफ़ेद साड़ी मेरी विधवा होने की पहचान थी। बेटी का नाम मैंने रितिका रखा था और उसके पिता की जगह के अग्रवाल भर दिया। बस यही थी मेरी तब तक की पहचान जो आज तक कायम है। यहाँ आकर मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया।
बाद में एक स्कूल में नौकरी मिल गई। रितु और मैं साथ साथ स्कूल जाते। जिंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने जितनी आमदन हो जाती थी। रितु धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। पढ़ने में वो काफ़ी तेज थी। टेबल टेनिस खेलने में उसका कोई जवाब नहीं था। राज्य स्तरीय कई पुरस्कार उसने मिले थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात सुरेश से हुई। पहचान, दोस्ती और फिर प्यार में तब्दील हो गई। करीब 3 साल पहले मैंने शादी कर दी रितु की। पिछले 10 दिन रितु सुरेश और कृति छुट्टियां मनाने आए थे मेरे पास। मैं आज पूरी तरह संतुष्ट हूँ, एक माँ के रूप में, नानी के रूप में। मेरे हाथ खुद ब खुद आसमान की ओर जुड़ गए। भगवान, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। तूने मेरी गोदी ममता से भर दी। मेरी सबसे बड़ी दौलत है मेरी बेटी रितु। मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, सिर्फ एक माँ। हाँ, सिर्फ एक माँ। सोचते सोचते अपनी गीली आंखों को पोंछते हुए मेरी उंगलियां रितु के नंबर डायल करने लगी थी। दोस्तों, ये थी कहानी दामिनी की ममता की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी, और कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। क्या आपने भी अपने आसपास कोई ऐसा किस्सा देखा है तो लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।